अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़ा मुश्ताक है और हम इस लेक्चर के अंदर जो है वो क्लास 9 की साइंस पढ़ रहे हैं, जनरल साइंस। उसका हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करें, बायोकेमिस्ट्री एंड द बायोटेक्नोलॉजी। इसके स्टार्टिंग के टॉपिक इंट्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड द ब्लड हम पहले पढ़ चुके हैं और आज जो हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने लगे वो हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे। एक हम DNA को डिस्कस करेंगे, हेरिडिटरी मटीरियल को, एंड द सेकेंड इज़ द जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये दो टॉपिक हम जो है यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम DNA के बारे में देखते हैं। DNA जो है ये हमारा विरासती मादा है, इनहेरिटेड मटीरियल है। DNA की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है ये। हमारे जो सेल है, हमारी बॉडी जो है वो ट्रिलियंस ऑफ द सेल से मिलकर बनी होती है। हमारे सेल के दरमियान में न्यूक्लियस पाया जाता है। उस न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जो कि हमें सिर्फ क्रोमोसोम की शक्ल में सिर्फ उस टाइम पे नजर आते हैं जब ये डिवाइड कर रहे होते हैं। अदरवाइज ही हमें एक गुच्छे की मानद क्रोमैटिन मटेरियल की सूरत में, जिसको क्रोमैटिन मटेरियल का नाम देते हैं, उस सूरत में ये नजर आते हैं। क्रोमोसोम्स की जो असल अपीयरेंस है वो इस तरह से है और क्रोमोसोम आगे से किससे मिलकर बना होता है? क्रोमोसोम के अंदर आगे से हमें DNA और साथ में प्रोटीन में होती है। DNA जो है ये, जैसे अभी हमने बात की कि ये हमारा विरासती मादा है, यानी कि ये हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, हाफ फ्रॉम द बोथ, हाफ DNA फ्रॉम द मदर एंड हाफ DNA फ्रॉम द फादर। और हम इसको जो है वो इस तरह से ये इनहेरिटेड मटेरियल है। अब जो DNA है ये जीन्स पे मुश्तमिल होता है, मतलब किस तरह से DNA के ऊपर, DNA का जो स्ट्रक्चर है वो समथिंग इस तरह से होता है। अभी डिस्कस करेंगे हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं। उसके अंदर लातादाद जीन्स पाई जाती हैं, यानी कोड्स पाए जाते हैं, हदायत के इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसके अंदर कि अब ये जीन्स जो है ये क्या करती हैं, किसी स्पेसिफिक ट्रेट, खसूसियत को कोड करती हैं। लाइक आपका स्किन कलर, आई कलर, अपीयरेंस हमारी किस तरह से होगी, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे DNA के ऊपर मौजूद होती है जीन्स की सूरत में। और फिर वो क्या करती है, स्पेसिफिक प्रोटीन बनवाती है और इस तरह से वो एक्सप्रेस होती है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये फंक्शन है हमारे DNA का। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं DNA के स्ट्रक्चर के बारे में। इसके नाम से भी कुछ चीजें जाहिर हो रही हैं। इसके स्ट्रक्चर के अंदर ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। DNA जो है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी, लातादाद, जिनको आप काउंट ना कर सकें, इतनी ज्यादा तादाद होती है। और किसकी होती है? न्यूक्लियोटाइड्स की होती है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? थोड़ा सा हमने पीछे ATP के बारे में पढ़ा था, थोड़ा सा याद हो। ये एक न्यूक्लियोटाइड था हमारे पास, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एक न्यूक्लियोटाइड था ये, जिसका काम था एनर्जी को कैरी करना फ्रॉम वन रिएक्शन टू अनदर हमारी बॉडी के अंदर और उनको कैरी करवाना वहाँ पे। तो इस तरह के जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स हमारी पूरी ये जो चेन है पूरी DNA की, जो हमने पहले स्ट्रक्चर अभी ड्रॉ किया था, इस पूरी में यहाँ पे अरेंज हुए होते हैं। अब जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनकी, उसकी बात करते हैं स्ट्रक्चर की। इसके स्ट्रक्चर में एक होती है नाइट्रोजनस बेस, एक होती है 5 कॉर्डिनेट राइबोस शुगर, और तीसरी चीज होती है इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप। तो ये तीन चीजों से मिलकर हमारा DNA पूरा बना है, यानी ये तीन चीजें मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं और इस तरह के हजारों न्यूक्लियोटाइड जो है वो हमारे DNA को बनाते हैं। इसकी बेस किस तरह से होती है? इस तरह से ये 5 कॉर्नर शुगर है, 5 कोनों वाली। इसके यहाँ पे तीनों चारों साइडों पे जो है वो कार्बन लगा हुआ है और पोजीशन नंबर 1 पे OH लगा होता है, इसलिए हम इसको डीऑक्सी कहते हैं। उसके बाद इसके एक तरफ जो है यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस होती है, डबल रिंग, जिसके 2 रिंग्स हैं, और दूसरी तरफ इसके यहाँ पे 3 फॉस्फेट के ग्रुप होते हैं। ये स्ट्रक्चर होता है एक न्यूक्लियोटाइड का। अब इसके स्ट्रक्चर के अंदर ये जो चीज है, यानी 5 कॉर्नर वाली राइबोस शुगर और 3 फॉस्फेट ग्रुप, ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स के सेम होते हैं। फर्क कहाँ आता है? ये नाइट्रोजनस बेस में।
कितनी किस्म के नाइट्रोजन बेस जो डीएनए में शामिल होती हैं? 4 किस्म की न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो जो बेसिस हैं इनकी कौन कौन सी है? एडेनाइन है, थायमीन है, ग्वानिन है और साइटोसिन है। ये 4 हैं जो कि डीएनए के अंदर मौजूद होती हैं। तो ये था इसका स्ट्रक्चर डीएनए का, यानी हमने क्या देखा कि डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, डबल स्ट्रैंड है, दोनों तरफ सेम स्ट्रैंड्स होते हैं, बस उल्टे होते हैं एक दूसरे से। और दूसरी बात यह है कि ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर ये होता है इस तरह का, 5 कॉर्नर वाली शुगर है, एक तरफ फॉस्फेट ग्रुप है, एक तरफ नाइट्रोजन बेस है। नाइट्रोजन बेस जो है ये 4 तरह की होती है, एडेनाइन, थायमीन, ग्वानिन और साइटोसिन, और इस तरह के हजारों न्यूक्लियोटाइड्स ने मिलकर डीएनए को बनाया होता है। अच्छा, इसके बाद जो इनकी जो ये नाइट्रोजन बेसिस की जो पेयरिंग है ये स्पेसिफिक होती है, मतलब हमेशा ऐसा ही होगा कि एडेनाइन के सामने हमेशा थायमीन आके अटैच होगा और ग्वानिन के सामने हमेशा जो है वो साइटोसिन अटैच होगा हमेशा। यानी ये थोड़ा सा देखते हैं, ये इस तरह से ये एक स्ट्रैंड है इसका, अगर इधर एडेनाइन है तो इसके साथ यहाँ सामने आके थायमीन लग जाएगी, साइटोसिन है तो इसके सामने लाजमी यहाँ पे ग्वानिन लगी होगी, और ये दूसरी तरफ से ये वाली चेन इस तरह से लाइक करेगी, इन दोनों के बीच में बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी चेन जो है इस तरह से ये अरेंज होती है। इसके बाद जो है डीएनए जो है ये इनहेरिटेड कैरेक्टर किस तरह से, हमने स्टार्टिंग में जैसे बात की कि इसके ऊपर 1000 किस्म की जीन्स मौजूद होती हैं और हर जीन जो है वो एक ट्रेट को कैरी करती हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो है वो टोटल 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, यानी 46 डीएनए पाए जाते हैं एक सेल के अंदर, और ये मौजूद होते हैं पेयर्स की सूरत में, 23 पेयर्स में मौजूद होते हैं ये। और जो जितने भी क्रोमोसोम हैं, जितने भी डीएनए हैं, वो सारे अलग अलग जीन्स को कैरी करते हैं। तो यानी हर क्रोमोसोम के पार्ट का अपना यहाँ पे एक रोल है किसी भी इनहेरिटेड कैरेक्टर को अपीयर करवाने में। अच्छा, उसके बाद जो है इसकी रेप्लिकेशन देखते हैं। रेप्लिकेशन का मतलब है कि डीएनए जब सेल 1 से 2 होता है तो वो डीएनए भी डबल होता है और उसकी एक कॉपी जो है वो दूसरे सेल के अंदर मुंतकिल होती है। उस टाइम पे डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होती है कि इसके ये जो स्ट्रैंड्स हैं ये एक जिप की तरह खुल जाते हैं, मतलब ये इस तरह से हैं तो ये 2 जिपर्स की तरह जैसे खुलती है वैसे ये दरमियान से खुल जाएंगे, और यहाँ पे इसके सामने जो सी भी बेस मौजूद होगी उसके सामने यहाँ आके उसकी बेस लग जाएगी, और इस तरफ जितनी भी बेसिस होंगी उसकी बेसिस लग जाएंगी, फिर ये आगे से खुल जाएगी और ऐसे ये पूरे का पूरा डबल कर जाएगा। इसको हम डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए डुप्लीकेशन दोनों नाम देते हैं। और ये किस टाइम पे होती है? जब सेल डिवाइड करते हैं, यानी 1 से 2 होता है। इसके अलावा कुछ डिजीजेज होती हैं जो हम इनहेरिटेड लेते हैं अपने पेरेंट्स से, जो है वो ट्रांसमिट हो जाती हैं। मोस्ट जो प्रोमिनेंट हैं उसमें हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, डायबिटीज़ है, लेकिन बाज़ वक़्त हम बहुत कॉमन डिजीजेज भी लेते हैं, जैसे आईसाइट वीक होती है पेरेंट्स की, उस वजह से वो आगे से ऑफस्प्रिंग में भी मुंतकिल हो जाती है। बाज़ वक़्त रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी हम लेते हैं कि जो फैमिली ट्रेंड होता है कि यानी अगर फैमिली में है मौजूद तो वो किसी ना किसी एक सिबलिंग में से, मतलब एक ऑफस्प्रिंग को जो है वो ज़रूर हो जाता है। तो ये वाली सारी बीमारियां भी जो है वो डीएनए ही कैरी करता है, जो एक से पेरेंट्स से आगे से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल करवा देता है। इसके साथ जो है जीन्स का जो सेट एक डीएनए के ऊपर मौजूद होता है, यानी कि अब ये पूरा स्ट्रैंड है, एक जीन तो नहीं कैरी करेगा, इसके अंदर जो है वो लातदार जीन्स हैं जगह जगह पे जो इंस्ट्रक्शंस को कोड कर रही हैं। इस पूरे जीन के सेट को जो एक क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होता है हम इसको जीनोम बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या नाम देते हैं? जीनोम का। और ह्यूमन जीनोम जो है उसके अंदर तकरीबन 3.2 बिलियन डीएनए की बेस पेयर्स शामिल होती हैं, ठीक है 4 किस्म की, लेकिन उनकी तादाद आगे से जो है वो तकरीबन 3.2 बिलियन तक होती है। अब न्यूक्लियोटाइड्स का जो मैप है न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस का ह्यूमन जीनोम के, वो कंप्लीट हो चुका है, तकरीबन 99.9% हमारे पास मैप मौजूद है। इस मैप में हमारे पास क्या है कि टोटल जितने 23 पेयर्स मौजूद हैं उन सारे पेयर्स के अंदर कौन सा वाला क्रोमोसोम कौन सी जीन को कैरी करता है, नंबर 1 क्रोमोसोम, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस तरह से हमारे पास 46 क्रोमोसोम, दैट इज 23 पेयर्स जो है उन सब की जो तादाद है और उन सब की जो अरेंजमेंट है वो हमारे पास मौजूद है, और इससे हमें बहुत ज़्यादा स्टडी करने में हेल्प मिली है मेडिकल साइंसेस के अंदर अबाउट द इनहेरिटेड डिजीजेस के लिए ख़ास तौर पर। तो ये हमारा डीएनए का टॉपिक था। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग।
इसके बाद डीएनए के बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग नाम से देखिएगा, जेनेटिक वर्ड निकला है जीन से, और ये इंजीनियरिंग यानी हम जीन की इंजीनियरिंग करते हैं। अब इंजीनियर्स क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, बिल्डिंग्स को रिपेयर करते हैं, न्यू बनाते हैं, यही सारा काम है। हम ये सारा काम जीन्स के साथ करते हैं। हम जीन्स की मॉडिफिकेशन करते हैं, मतलब उसको चेंज कर देते हैं, उसके अंदर कोई एक पर्सन की या एक ऑर्गेनिज्म की जीन में कोई नई जीन मिला के हम उसके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम अगर वो उसकी रिपेयरमेंट कर देते हैं तो या फिर हम उसको आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर भी करवाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे काम जो है वो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से हमें क्या है कि हम अपनी मर्जी की डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक हासिल कर सकते हैं, और आजकल हम कर रहे हैं। अपनी मर्जी की यील्ड, अपनी मर्जी के कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग जो है वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और खास तौर पर वो वाले ऑर्गेनिजम्स जिससे हमें फायदा मिले। जैसे अब अगर लाइफ स्टॉक में देखें तो बहुत ज़्यादा जानवर ऐसे हैं जिनका मीट बहुत अच्छा है, प्रोटीन बहुत अच्छी है, ऐसी नस्ल के जानवर होते हैं, या फिर उनके दूध में प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी है, और या फिर कोई जानवर ऐसे, कोई घोड़ा ऐसा है जो आपको बहुत तेज़ दौड़ता है, दौड़ने वाला जानवर है, वो हमें रेस भी जिता सकता है ओलंपिक्स में। तो हम क्या चाहते हैं, हम इस तरह कि हमारे पास और आए, तो हम उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए आजकल बनवा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें इससे ये हेल्प मिली है। इसका एक्सपेरिमेंट हम आर्टिफिशियली करवाते हैं, यानी हम एक जीन को जो हमें चाहिए होती है उसको हम टेस्ट ट्यूब के अंदर इकट्ठा करवाते हैं। ये शीशे की बनी हुई ट्यूब सी होती है, तो उसके अंदर हम इकट्ठा करवाते हैं, और उसको फिर हम नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर हम उसको मुंतकिल कर देते हैं। इसका थोड़ा सा प्रोसेस अभी हम देखेंगे आगे। अच्छा, इसके बाद जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए करवाने के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनवाते हैं। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म उसको कहते हैं जिसका जीन हम चेंज करते हैं फॉर द एक्सपेरिमेंट। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म ये वो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर हम इन विच फॉरेन जीन जो है उसको हम इंट्रोड्यूस करवाएं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसजेनिक जानदार। पहले हम इसके प्रिंसिपल्स देखते हैं जो आपकी बुक में डिस्कस किया, फिर हम एक एग्जांपल इसके अंदर कोड करेंगे। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी ऐसे जानदार को कहते हैं जो यानी कि जिसका जीन हमने चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, उस जानदार को भी हम ट्रांसजेनिक जानदार कहते हैं। क्या करवाया जाता है? सबसे पहले आप क्या करते हो, आप उस ऑर्गेनिज्म को पहचानते हो जिसे आपको जीन चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करते हो, उससे जीन ऑफ इंटरेस्ट हासिल करते हो, यानी आपको जो जीन चाहिए, जो आप बनवाना चाह रहे हैं, पहले उसको क्या किया जाता है, उसको सिलेक्ट किया जाता है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। उस ऑर्गेनिज्म को जिसे आप ये लेते हो, उस ऑर्गेनिज्म को हम डोनर कहते हैं, देने वाला। ठीक है, जिसकी आप जीन ऑफ इंटरेस्ट लेते हो। फिर उस डोनर उसके अंदर जो है आप क्या करते हो, उसमें से जीन को रिमूव करवाते हो, और वो जीन रिमूव होने के लिए वहां से खास किस्म के एंजाइम लगते हैं। उन एंजाइम्स की हेल्प से उस जीन्स को कट किया जाता है, फिर उसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं उस जीन को डीएनए में, और कन्वर्ट करने के बाद हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं उसको रेसिपिएंट के अंदर, जिसको हमने सेलेक्ट किया था एक्सपेरिमेंट के अंदर, उसके लिए उसके अंदर हम उसको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। इसकी एग्जांपल हम एक देखते हैं। जैसे हम इंसुलिन बनवाना चाहते हैं फॉर एग्जांपल। अब इंसुलिन बनवाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन कहाँ बनती है? पेंक्रियाज के अंदर। पेंक्रियाज के सेल, यानी यहाँ पे हमने लिया ह्यूमन सेल। ठीक है, इसका ये वाला क्रोमोसोम हमें चाहिए। मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही, सिर्फ आपको इसके अंदर क्रोमोसोम। दूसरी तरफ हम लेते हैं बैक्टीरियल सेल। अब बैक्टीरियल सेल के अंदर क्रोमोसोम्स के साथ, क्रोमोसोम के अलावा उसके पास सर्कुलर डीएनए मौजूद होते हैं। ये इसके अंदर प्रॉपर्टी है जिसको हम प्लाज्मिड का नाम देते हैं। ये हमारा डोनर, और ये होगा हमारा भी बनेगा रेसिपिएंट, जिसको हमने ट्रांसजेनिक बनाना है। कैसे बनाएंगे? यहाँ से हम लेंगे इस क्रोमोसोम के अंदर से वो जीन निकालनी है हमने, तो उसको क्या करवाएंगे, ये मतलब इस तरह से वहाँ से हम इसको कट करवाएंगे। जहाँ पे इंसुलिन बन रही है उसको हम क्या करवा देंगे, कट करवा देंगे। ये हमने कट करवा लिया।
यहाँ से हम इसका प्लाज्मिड निकालेंगे बैक्टीरिया का। यहाँ से जो इसका प्लाज्मिड होगा उसको भी हम कट कराएंगे। यहाँ से इतना फॉर एग्जांपल हमने ये रिमूव कर दिया। इसके बाद इसको इसके अंदर यहाँ पे डालेंगे। तो ये प्लाज्मिड और ये वाला, ये कौन सी जीन है? ये इंसुलिन बनाने की जीन है जो ह्यूमन की सेल में से निकाली गई है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। और ये क्या था? ये बैक्टीरिया का प्लाज्मिड। तो ये क्या बन गया? ये हमारे पास बन गया है जेनेटिकली मॉडिफाइड डीएनए। अभी ये बनने जा रहा है वैसे, ठीक है। इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी बोलेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे? अब हमें चाहिए वेक्टर, ठीक है। वेक्टर किसको कहते हैं? जिसके जरिए हम बाद में मुंतकिल करवाएं, जिसके जरिए हम अपना काम परफॉर्म करवाएं। अब वो वेक्टर हम वापस बैक्टीरिया को ही लेंगे। इसके अंदर ये क्रोमोसोम थे, इसके अंदर ये प्लाज्मिड भी थे, इसके अंदर ये वाला प्लाज्मिड भी डाल दिया हमने, ये। अब ये कहलाएगा ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। अब ये यहाँ पे इस प्रोटीन को इस्तेमाल करके इंसुलिन बनवाएगा। बैक्टीरिया बड़ी जल्दी ग्रो कर जाते हैं, 24 घंटे में इनकी तादाद बहुत जल्दी बढ़ जाती है। ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ये मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब जितने बैक्टीरिया हमारे पास बनेंगे वो सारे के सारे इंसुलिन बनवाएंगे और उस इंसुलिन को हम यहाँ ट्यूब में इकट्ठा कर लेंगे और फिर इसको मार्केटिंग के लिए सेल कर दिया जाएगा। ये प्रोसेस है सारा जेनेटिक इंजीनियरिंग का। यानी ये डोनर सेल है हमारे पास, ह्यूमन सेल, इसमें से हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करवाया। उसके बाद ये बैक्टीरिया हमारे पास जो है ये हमने ट्रांसजेनिक बनवाना, ये रेसिपिएंट कहलाएगा। इसका भी हमने डीएनए निकाला, प्लाज्मिड जिसको कहते हैं, उसके डीएनए को कट करवाया। इसकी जीन जो निकाली थी इसको उसके अंदर इंसर्ट करवा के ये बना दिया। इसको फिर दोबारा से बैक्टीरिया के अंदर डालेंगे, बैक्टीरिया ग्रो करेगा और इंसुलिन बनवा देगा। ये हमारे पास किसका प्रोसेस है? जेनेटिक इंजीनियरिंग की बेस है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंस, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के हमें एग्रीकल्चर के अंदर, हमें लाइफ स्टॉक के अंदर इसके जो है हमें क्या क्या से फायदे हुए, हमने क्या क्या कुछ हासिल किया। अच्छा, अब हम इसके सिग्निफिकेंसेस देख लेते हैं, हमने इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ किया है। तो सबसे पहले इसका सिग्निफिकेंस हम एग्रीकल्चर में देखते हैं। एग्रीकल्चर में हमने हाई यील्ड प्लांट्स बनवाए हैं। हाई यील्ड यानी कि जो ऐसे प्लांट्स हम हासिल कर लेते हैं जिनकी प्रोडक्शन हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। इसकी वजह से हमने कैसे बनवाई है कि हमने ऐसे प्लांट्स जो है वो मॉडिफाई कर दिए हुए हैं जिसको जो कि बड़ी हाई प्रोडक्शन करते हैं। उसका मुख्तलिफ रीज़न है। कुछ प्लांट्स हमने ऐसे मॉडिफाई कर दिए जिनको फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती, खाद देने की जरूरत नहीं पड़ती, उनके अंदर ऑटोमेटिकली वो फीचर डेवलप करवा देते हैं हम। तो यहाँ पे पेस्टिसाइड्स और ये देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी कर लेते हैं। या फिर हमने ऐसे प्लांट्स बनवा लिए हैं जिसके अंदर जो है वो नाइट्रोजन को फिक्स करने की एबिलिटी खुद ब खुद मौजूद है। उसको बैक्टीरिया की जरूरत नहीं पड़ती, उसको एनवायरनमेंट का इंतजार नहीं करना पड़ता, वो डायरेक्ट हवा से नाइट्रोजन को इस्तेमाल कर सकता है और उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करवा देता है। लेकिन इससे हमें एक नुकसान भी हुआ है, वो क्या कि हमारे पास जो है ना वो डिजीज ससेप्टेबिलिटी बहुत बढ़ गई है। मतलब अगर हम जो भी प्लांट लेते हैं ना, इससे ना ये चीज़ हमें जो मिलती है वो क्या कि जो नेचुरल प्रोडक्शन होती है ना उसके अंदर वैरायटी होती है। मतलब हर प्लांट की, जैसे हर ऑर्गेनिज्म की अपनी इम्यूनिटी है, इस तरह से हर प्लांट की भी, हर मेंबर की अपनी इम्यूनिटी होती है। लेकिन जब हम आर्टिफिशियल चीज़ बनाते हैं ना, तो हम जिस ऑर्गेनिज्म को बेस लेते हैं सारे ऑर्गेनिज्म उसी तरह के बनते हैं, यानी कि वो पूरी क्रॉप, वो पूरी प्रोडक्शन एक तरह की होती है। तो अगर उसके अंदर किसी बीमारी के लगने का चांस है, उसकी इम्यूनिटी नहीं है, वो जल्दी उसको कर लेगा, तो क्या होता है कि वो सारी की सारी फसल खराब हो सकती है। ये चीज़ है जिसके लिए अभी भी हम लड़ रहे हैं। दूसरी चीज़ न्यूट्रिशनल वैल्यू, वो चीज़ जो हम इससे बनवा रहे हैं उसके अंदर ग़िज़ाइयत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आर्टिफिशियल ग्रोइंग प्लांट्स के निस्बत। हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, ठीक है, इसको हमने इंट्रोड्यूस करवाया। अब हम ये डाल के हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को डलवा के तो हम क्या कर लेते हैं कि जो अनवांटेड जड़ी बूटियाँ होती हैं प्लांट के इर्द गिर्द, को पेस्ट होते हैं, हम उसको किल करवा देते हैं और उससे भी जो इकोनॉमी है, जो यील्ड है, वो इम्प्रूव कर जाती है। इंक्रीज शेल्फ लाइफ, यानी अब प्लांट्स जो हैं, फ्रूट जो हैं, वो ज़्यादा देर तक स्टोर रहते हैं। यानी पहले जब दरख्त से उतार लिए जाते थे प्लांट से, उस फ्रूट को जो है वो रिमूव कर दिया जाता था तो ज़्यादा देर तक वो नहीं रहता था, वो एनवायरनमेंट उसको गला सड़ा देती थी। लेकिन अब उसकी लाइफ बढ़ चुकी है ड्यू टू जेनेटिक इंजीनियरिंग, हमने उसको मॉडिफाई करके बनवाते हैं। फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी बढ़ गई है इसकी। अब प्लांट जो है वो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं डायरेक्ट और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, नाइट्रेट में कन्वर्ट करवा के इंतज़ार नहीं करते। और इसके अलावा जो है फ्रूट्स की क्वालिटी भी जो है वो इंक्रीज़ हो गई। इसी तरह से लाइफ स्टॉक के अंदर बात करें, इनके मवेशियों के बारे में, वो भी हमने क्या कर दिया, एनिमल्स की यील्ड भी हमारे पास ज़्यादा होगी। जैसे कि हमने स्टार्ट में बात की थी
एनिमल्स जो हैं वो भी हाई यील्ड देते हैं हमें। हाई यील्ड किस चीज़ की, यानी कि हम लोग अब अच्छी प्रोटीन वाला मीट हासिल कर सकते हैं, दूध हासिल कर सकते हैं, यानी इन चीज़ों में हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुए हैं। उसके अलावा हमने क्रॉस ब्रीडिंग से बहुत ज़्यादा ऐसे जानदार भी बनवाए जो आर्टिफिशली होते हैं। इसके साथ जो है शॉर्ट टाइम फॉर ब्रीडिंग, यानी कि लंबा चौड़ा इंतज़ार नहीं करना पड़ता हमें कि इतने सीज़न के बाद जो है यानी इतने टाइम के बाद जो है वो न्यू इंडिविजुअल पैदा होगा, हम उसको आर्टिफिशली जो है वो थोड़े टाइम में ग्रो करवा लेते हैं, यानी आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करवाते हैं हम। और यही सीन प्लांट्स के साथ भी है, हमें सीज़न का इंतजार नहीं करना पड़ता कि मौसमी फल है, ये मौसम आएगा तो ये ग्रो करेंगे, इसको एनवायरनमेंट मिलेगा, हम खुद वो एनवायरनमेंट देके भी इसको ग्रो करवा लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम एनिमल्स को भी करवा लेते हैं। डिजीज़ कंट्रोल जो है इसके साथ हमने बहुत ज़्यादा बीमारियों को भी कंट्रोल कर लिया है जो मवेशियों के अंदर फैलती थी और जिसकी वजह से उनकी जो है वो अमवात हो जाती थी। उसके अलावा क्लोनिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट जो फीचर आ गया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी का, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये बायोटेक्नोलॉजी ही है। बायोटेक्नोलॉजी में कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके मैनकाइंड के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करते थे वो सारा इसी में आ जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी ही है। तो क्लोनिंग जो है ये भी एक जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी, आप कोई भी वर्ड यूज़ कर लें, उसके अंदर है। क्लोनिंग का मतलब होता है कॉपीज़ बनवाना, क्लोन प्रिपेयर करवाना, यानी इसके अंदर हम एक सेल लेते हैं जानदार का और उससे हम उसकी कॉपीज़ तैयार करवा लेते हैं। ठीक है, ये भी वैसे एक्सपेरिमेंट, थोड़ा सा मैं इसकी बेस थोड़ी सी बताऊं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक एनिमल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम जो है वो हॉर्स की करवा रहे हैं, यहाँ पे हम एक मेल हॉर्स लेंगे और एक फीमेल हॉर्स, इसका हम एग रिमूव करवाते हैं और इसका भी हम जो है वो गेमेट्स पर मूव करवाते हैं और इसका जो न्यूक्लियस है इसको निकाल के इसका जो न्यूक्लियस है उसको वहाँ पे इम्पार्ट करवा देते हैं, यानी इसका रिमूव करवा देते हैं और उसकी जगह इसको वहाँ पे इम्पार्ट करवा देते हैं। थोड़ी देर टेस्ट ट्यूब के अंदर इसको ग्रो करवाते हैं। जब ये एक एम्ब्रियो बना लेता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बना लेता है, उसके बाद उसको दोबारा फीमेल बॉडी के अंदर इम्प्लांट करवा देते हैं, तो वो बिल्कुल वही कॉपी बनाएगा जिसका आपने न्यूक्लियस इस्तेमाल किया था। एक दफ़ा में रिजल्ट नहीं मिलता तो 2-3 दफ़ा बल्कि काफ़ी दफ़ा इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करवाया जाता है, तब तक जब तक कि हमें अपनी मर्जी का जानदार नहीं मिल जाता। इसकी वजह से भी हमने अब बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ जो है एनिमल्स की तैयार करवा ली हैं। इसके साथ क्रॉप्स को बेटर करने के लिए हमने क्या किया है, वीट किलिंग एबिलिटी, ठीक है, ऐसे केमिकल्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाती हैं जो इसके इर्द गिर्द जो जड़ी बूटियाँ हैं या फिर ऐसे पेस्ट हैं उनको किल कर देती थी। इसी तरह से पेस्ट रेजिस्टेंस बना दिया हमने, ऐसे जानदार ग्रो करवा दिए जिनके अंदर ऑलरेडी पेस्ट के लिए जो है वो रेजिस्टेंस मौजूद होती थी, यानी कि वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाते थे, डिजीजेस नहीं फैला पाते थे, तो इससे भी क्या होता था, प्लांट की लाइफ बढ़ गई है। तो ये हमारा टॉपिक था जो हमने इस लेक्चर में पढ़ना था, डीएनए और जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रह गया है जो एंटीबायोटिक्स एंड रिसाइकलिंग, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।